विजयपुर गांव में दो बहनें पायल और रूपाली रहा करती थी। पायल कम पढ़ी लिखी होने के कारण पायल का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं दूसरी तरफ रूपाली की सुंदरता को देखकर उससे एक अमीर व्यक्ति ने विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो रूपाली को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का घमंड भी हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता रूपाली पायल को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे पायल, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलवाया है और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है ना, वो भी हम ही खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा ना, कर भी क्या सकती हो तुम? तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें हार क्या दिलवाएंगे? पायल को बुरा तो बहुत लगता है लेकिन वो चुप रहती है। पायल के दिन बड़ी गरीबी में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। एक बार पायल रूपाली से मदद मांगने के लिए रूपाली के घर जाती है। रूपाली, आज हमारे घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। मेरे पति जमींदार के घर गए थे मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। रूपाली बहन, आज तुम मेरी थोड़े से पैसे की मदद कर दे, फसल बिकते ही मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अरे पायल बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती ना तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे देती। पर वो क्या है ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे थे, तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सब लेकर चले गए हैं। घर में पैसे हैं ही नहीं। रूपाली ने पायल की मदद करने से मना कर दिया। एक दिन पायल ने सोचा, रूपाली ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है, अब मैं क्या करूं? इस तरह ऐसी महंगाई में हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने भैया के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे की मदद मांगती हूँ। भैया मेरी मदद जरूर करेंगे, वे मुझे मना नहीं करेंगे। पायल अपने भैया के घर पैसे मांगने जाती है लेकिन पायल को पायल की भाभी भी पैसे देने से मना कर देती है। पायल वापस घर आने लगती है। तभी पायल को रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं जो मटका लेकर आ रहे थे। बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस यहीं पास वाले गांव में जा रहा हूँ, वहाँ मेरा घर है। बाबा, मैं भी गांव की ओर ही जा रही हूँ। लाओ अपना मटका मुझे दे दो, मैं तुम्हारा ये पानी का मटका तुम्हारे घर में रख दूंगी। नहीं बेटी, तुम परेशान मत हो, तू क्यों तकलीफ उठाती है बेटी, मैं ले जाऊंगा इसे। अरे बाबा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ ना, लाओ दो मुझे। पायल ने वो मटका ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। पायल ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। फिर पायल अपने घर जाने लगी। तभी बूढ़े बाबा ने पायल को अपने पास बुलाया। अरे बेटी, यहाँ आओ, तू इस गांव में किसके घर आई थी? बाबा, मैं अपने भैया के घर आई थी, उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन मेरी भाभी ने मेरी मदद नहीं की। पायल अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े बाबा को बताती है। बेटी, ये ले, तू इन 3 घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर ही तुझे घर वापस जाना है। अगर रास्ते में तुझे भूख लगेगी तो इस घड़े के अंदर बहुत सारे लड्डू हैं, तू उनमें से निकाल कर खा लेना। नहीं नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझसे पूछा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटी ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। बाबा के बार बार कहने से पायल वो घड़ा ले जाती है और अपने घर की ओर चल देती है। अरे पायल, तुम अपनी बहन के घर गई थी ना, तुम्हारी बहन ने कुछ मदद करी? मैं वहाँ गई थी मगर रूपाली ने पैसे देने से मना कर दिया। मुझे तो किसी से उधार लेने में भी बहुत शर्म आती है। पता नहीं ये गरीबी हमारा कब पीछा छोड़ेगी। इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज जब मैं रूपाली के घर से वापस लौट रही थी ना, तो मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे और बूढ़े बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया है। बोले कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ तुम वो लड्डू ले आओ, आज उन्हें ही खाकर गुजारा हो जाएगा। मैंने वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब बहुत भूख लगी है। पायल वो घड़ा लेने जाती है। जैसे ही वो घड़े के पास जाती है तो वो हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, सोने के इतने सारे सिक्के! इतने सारे सोने के सिक्के? तुम्हें ये घड़ा किसने दिया था? ऐसे कैसे कोई सोने से भरा घड़ा दे सकता है?
मैं सच कह रही हूँ जी, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने दिया था। मैंने बाबा की थोड़ी मदद की थी। हो सकता है बाबा ने उस मदद की वजह से ये सोने के सिक्के दिए हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। पायल, तुम सच बोल रही हो। ये हमारी मदद ईश्वर ने ही की है, उस बाबा के रूप में। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस राज को हमें छुपा कर रखना होगा। पायल और उसके पति दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर उन दोनों ने गांव में खेती के लिए जमीन खरीद ली और अच्छा सा एक घर बना लिया, जो रूपाली से भी कहीं ज्यादा बड़ा और अच्छा था। पायल की तरक्की देखकर रूपाली को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन रूपाली अपने पति से कहती है, सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कब से बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो इसकी हालत भिखारी जैसी थी। हमारे घर पर भीख मांगने भी आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ गया उसके पास, और इतनी सारी जमीन भी खरीद ली और घर तो इतना बड़ा घर बना लिया उसने। मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर जाते हुए देखा था। भैया के घर पे? हाँ, और मुझे लगता है ये इतनी सारी धन दौलत वहीं से लेकर आई है ये। अगर ये तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहन बराबर होती हैं, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भाई की संपत्ति पर जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा है। हम कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। अगले दिन ही वो अपने भैया के घर की ओर चल देती है। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा दिखाई देते हैं जो उसकी छोटी बहन को दिखाई दिए थे। अरे बेटी, जरा ये मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? तुम अपना काम खुद भी तो कर सकते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन उठता नहीं है। कृपया करके बेटी, तुम इस मटके को मेरे कंधे पर रख दो। बूढ़े हो गए हो तो हम क्या करें? हमसे पूछकर बूढ़ा हुआ था? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है, और अब बूढ़ा हो गया है तो अपना काम खुद ही करे। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। रूपाली ने उस बाबा की कोई मदद नहीं की और कुछ देर चलने के बाद रूपाली अपने भैया के घर पहुंच जाती है। भैया, अभी कुछ दिन पहले पायल यहाँ पर आई थी ना? हाँ, थोड़े दिन पहले आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर आई थी तो मैं शहर गया हुआ था, पर तुम्हारी भाभी उससे मिली थी। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? क्या? नहीं तो मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही देंगे ना। हमारे तो खुद के पास कुछ नहीं है जो उसे देंगे। इसका मतलब आपने कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर तो जाओ। नहीं नहीं भैया, हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। ठीक है, अब हम जाते हैं। भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उससे इतना सारा धन कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो कल तक तेरी मेरी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, वो आज इतना अमीर कैसे बन गए? कुछ दूर चलने के बाद रूपाली के पति को प्यास लगने लगती है। मुझे बहुत प्यास लग रही है रूपाली। अच्छा, तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या, जो अब लग रही है? अरे प्यास है, कहीं भी लग सकती है। तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ। थोड़ा सब्र नहीं कर सकते क्या? एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है और तुम परेशान कर रहे हो। रूपाली, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा सर चकरा रहा है। तभी रूपाली को एक झोपड़ी दिखती है। वो झोपड़ी उसी बाबा की थी। अब ये दोनों उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ, घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो तुमने हमें पानी कैसे दिया? तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम इस गांव में नए आए हो क्या? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, मैं उनसे मिलने आई थी। अच्छा बेटी, तुम हरिया की बहन हो। बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? हाँ बाबा, मगर आपको कैसे पता कि वो मेरी बहन है? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी वहाँ मुझे मिली थी। उस बेचारी ने तो मेरी बहुत मदद की थी। मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, तो वो मेरा पानी का मटका भरा हुआ मेरे घर तक लेकर आई थी।
बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर गई है, तब से उसके पास बहुत धन आ गया है। अब तो वो रानी की तरह रहती है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत है वो उसके अच्छे कर्मों की है और अच्छी नीयत की है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन ने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो उसे इतना धन मिल गया? बाबा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कर्म और नीयत अच्छी होने से कौन धनवान बनता है? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जितने भी घड़े रखे हैं ये कोई साधारण घड़े नहीं है। ये घड़े मनुष्य के कर्म और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम हैं। क्या? इंसान के कर्मों का घड़ा? बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई हूँ। ये कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, अगर आपको विपत्ति न हो तो एक घड़ा मैं ले सकती हूँ क्या? हम भी अपने कर्मों का फल देखना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटी, ले लो, भी अपने कर्म और नियत का फल पाओ। रूपाली को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वो घड़ा खोलते हैं तो उन घड़ों में से बहुत सारे बिच्छू निकल कर आते हैं। बाप रे बाप रे, अपने घड़े में से तो बिच्छू निकल रहे हैं। रूपाली, हमें अपने कर्मों के हिसाब से बिल्कुल सही मिला है। हम बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी लेकर हमारे पास कुछ पैसे मांगने आई थी और हमने उसकी मदद नहीं की। ऐसे कर्म करने के बाद तो परिणाम की अपेक्षा करना भी बहुत बुरी बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती रही। रूपाली और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और फिर अगले दिन ही रूपाली और उसका पति पायल के घर जाते हैं और पायल से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगती हैं।